हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोग ये तो देख ही चुके हैं कि मगध एम्पायर के पास एक बहुत ही वास्ट टेरिटोरियल एरिया था। बट सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े टेरिटोरियल एरिया को एडमिनिस्टर कैसे किया जाता होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल्स को कवर करते हैं। आप यहाँ पर मैप में मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र को देख सकते हैं। मगध के राजा यहाँ पर बैठकर पूरे मौर्यन एम्पायर को कंट्रोल करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हाईली सेंट्रलाइज था और इस काम में मगध के राजा को असिस्ट करती थी उनकी मंत्री परिषद, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कहा जाता था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राजा को एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में असिस्ट करते थे। अगर बात करें इस मंत्री परिषद की कंपोजिशन की, तो इस मंत्री परिषद में कई सारे महामंत्री हुआ करते थे, कुछ पुरोहित हुआ करते थे, कुछ युवराज यानी राजा के बेटे और कुछ लोग सेनापति हुआ करते थे। ये सब लोग मिलकर राजा को असिस्ट किया करते थे। मंत्री परिषद के अंडर में कई सारे अमात्यास काम करते थे। अमात्यास यानी सिविल सर्वेंट्स। तो ये था मौर्यन एम्पायर का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। बट ये तो पॉसिबल नहीं है कि पाटलिपुत्र में बैठे बैठे राजा यहाँ से पूरे एम्पायर को कंट्रोल कर ले। तो इतने बड़े एम्पायर को एफिशिएंटली एडमिनिस्टर करने के लिए पूरे के पूरे मौर्यन एम्पायर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। सेंट्रल प्रोविंस, वेस्टर्न प्रोविंस, नॉर्दर्न प्रोविंस, सदर्न प्रोविंस और ईस्टर्न प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस यानी मगध, इसके ऊपर नॉर्दर्न प्रोविंस जिसे उत्तरापद कहा जाता था, उसकी कैपिटल थी तक्षशिला। वेस्टर्न प्रोविंस जिसे अवंतीपद कहा जाता था, उसकी कैपिटल थी उज्जैन। ईस्टर्न प्रोविंस जिसे प्राच्यपद भी कहा जाता था, उसकी कैपिटल थी तोशाली। ये न्यूली एक्वायर्ड कलिंगा का पार्ट था। सदर्न प्रोविंस जिसे दक्षिणापद भी कहा जाता था, इसकी कैपिटल थी स्वर्णगिरी। और ये जितने भी प्रोविंस थे, हर एक प्रोविंस कुछ डिविजन्स में डिवाइडेड था। हर एक डिवीज़न कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड थे और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कई सारे विलेजेस हुआ करते थे। और इन डिवीजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस के लिए एक हेड ऑफिशियल नियुक्त किया गया था। फॉर एग्जांपल, हर एक प्रोविंस के लिए जो हेड हुआ करते थे वो थे गवर्नर या फिर वाइसरॉय, यानी राजा के बेटे या राजा के भाई को किसी पर्टिकुलर प्रोविंस का गवर्नर या फिर वाइसरॉय बना दिया जाता था। और इन गवर्नर्स या वाइसरॉय को असिस्ट करने के लिए प्रोविंस लेवल पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर में 2 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करती थी, एक सेंट्रल लेवल पर और दूसरी प्रोविंस लेवल पर। इसके अलावा यहाँ पर जो डिविजन्स हैं उनको हेड करते थे प्रादेशिकाज। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हेड हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था राजुकाज, और राजुकाज को असिस्ट करते थे युक्ताज, जो कि राजुकाज के सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स हुआ करते थे और उनके फंक्शंस और अकाउंटिंग में हेल्प करते थे। अगर बात करें ग्रुप ऑफ विलेजेस की, तो यहाँ पर हेड होते थे स्थानिकाज और इन्हें असिस्ट करते थे गोपाज। तो ये ऑफिशियल्स थे ग्रुप ऑफ विलेजेस के लेवल पर। बट इंडिविजुअल विलेज के लेवल पर हेड होते थे ग्रामीणी, और ग्रामीणी मौर्यन एम्पायर के कोई ऑफिसर नहीं होते थे। इन्हें बेसिकली विलेज के लोग ही इलेक्ट करते थे। तो इस तरह की एक बहुत ही एलेबोरेट प्रोविंशियल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर मौर्यन एरा के दौरान देखी गई, जिससे रिलेटेड डिटेल्स हमें अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के अकाउंट से मिलती है। हम लोगों ने प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर हम लोग सिटीज़ की बात करें, यानी मौर्यन एम्पायर के दौरान जो बड़ी सिटीज़ थी वहाँ किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, तो इसके लिए हम लोगों को मौर्यन एम्पायर के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना होगा। सिटी को नगर कहा जाता था और हर एक नगर का जो म्युनिसिपल हेड होता था उसे नगरिका कहा जाता था, जिसे असिस्ट करते थे 2 ऑफिशियल्स जिन्हें अष्टनोमई कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ पर एक म्युनिसिपल कमीशन भी होता था, जिसके अंदर टोटल 6 कमेटीज़ होती थी। ये कमेटीज़ थी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, फॉरनर्स से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरर एंड सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड और कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स से रिलेटेड। और कहा गया कि हर एक कमेटी में टोटल 5 मेंबर्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि म्युनिसिपल कमीशन में टोटल 30 मेंबर्स हुआ करते थे। तो ये तो बात हुई मौर्यन एम्पायर के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की। और इससे पहले हम मौर्यन एम्पायर के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें मिलिट्री की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी मिलिट्री की भी ज़रूरत हुआ करती थी। तो इसीलिए मौर्यन एम्पायर में एक मिलिट्री डिपार्टमेंट भी बनाया गया था, जिसके अंदर कई सारे विंग्स थे। ग्रीक ऑथर प्लिनी के हिसाब से मौर्यन आर्मी की इन्फेंट्री विंग में 6 लाख पैदल सैनिक थे। कैवलरी विंग में 30,000 घुड़सवार थे। इसके अलावा एलिफेंट्स विंग में 9,000 हाथी थे।
चैरियट्स विंग में 8000 चैरियट्स। इसी के साथ साथ मौर्यन मिलिट्री डिपार्टमेंट में नेवी विंग और एक ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई विंग भी हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 6 विंग्स हैं और हर एक विंग में एक अध्यक्ष हुआ करता था और सभी विंग्स के अध्यक्ष जिस इंसान को रिपोर्ट करते थे उसे कहा जाता था सेनापति। यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट में जो सबसे ऊंची पोजीशन थी वो थी सेनापति की। बट मेगास्थनीज के अकाउंट्स में कहा गया है कि हर एक विंग में एक बोर्ड हुआ करता था जिसके अंदर 5 मेंबर्स हुआ करते थे। यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट में टोटल 30 बोर्ड मेंबर्स हुआ करते थे और वो बोर्ड मेंबर्स ही थे जो कि एक्चुअल ग्रास रूट लेवल पर अपने अपने विंग को कंट्रोल किया करते थे। तो ये थी डिटेल्स मौर्यन एम्पायर के मिलिट्री डिपार्टमेंट की। बट अगर हम लोग इतनी बड़ी मिलिट्री को मेंटेन कर रहे हैं तो इस तरह की मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे रेवेन्यू की भी ज़रूरत हुआ करती थी। तो ये रेवेन्यू जनरेट करने का काम था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। मौर्यन एम्पायर एक वेलफेयर स्टेट था और वहाँ पर रहने वाले लोगों पर बहुत सारे तरह के टैक्सेस लगाए हुए थे। फॉर एग्जांपल लैंड टैक्स, कस्टम्स टैक्स, माइंस टैक्स, क्राफ्ट्समैन्स लाइसेंस फीस, इरिगेशन टैक्स, शॉप टैक्स, फॉरेस्ट टैक्स और फेरी टैक्स। इसके अलावा भी कई सारे और भी टैक्सेस थे जो कि मौर्यन एरा में लगाए हुए थे और इन सभी टैक्सेस को वसूलने की जिम्मेदारी जिस ऑफिसर की थी उसे कहा जाता था समहर्ता। तो वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे टैक्सेस लगाए हुए थे बट गौर करने वाली बात यह है कि मौर्यन एम्पायर का चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू लैंड टैक्स हुआ करता था। हालांकि ये टैक्स बहुत हाई नहीं था, ये 1/6 ऑफ टोटल प्रोड्यूस हुआ करता था। यानी मौर्यन टेरिटरी में रहने वाले इंसान को अपने प्रोड्यूस का 1/6 एज टैक्स की फॉर्म में सरकार को देना होता था। तो लोग आसानी से ये टैक्स दे पाते थे क्योंकि मौर्यन एम्पायर उनको इरिगेशन और बाकी चीज़ों में मदद भी करता था। तो ये थी डिटेल्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। चलिए इसी के साथ साथ हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को भी कवर कर लेते हैं, जिसका फंक्शन था प्रोडक्शन को कंट्रोल करना और साथ ही साथ रिटेल और होलसेल प्राइसेस को भी कंट्रोल करना। इसके अलावा एसटीडी सप्लाई को इंश्योर करना, वेज और मेजर्स को स्टैंडर्डाइज करना, कस्टम ड्यूटी को लिवाई करना और फॉरेन ट्रेड को भी रेगुलेट करते थे ये लोग। और इस पर्पज़ के लिए यहाँ पर जिन ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया था उन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। तो अब अगर हम लोग देखें कि हमने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है तो हम देख सकते हैं कि हम लोगों ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री डिपार्टमेंट, प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को कवर कर लिया है। अब यहाँ पर हमें 2 और डिपार्टमेंट्स को कवर करना बाकी है। पहला है जुडिशियल डिपार्टमेंट और दूसरा है पुलिस डिपार्टमेंट। सबसे पहले देखते हैं जुडिशियल डिपार्टमेंट को। यहाँ पर मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र में एक सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था। यहाँ पर एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे जिन्हें धर्म अधिकारी कहा जाता था। इसके अलावा हर एक प्रोविंशियल कैपिटल्स, डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हुआ करते थे जहाँ पर फैसला करने की जिम्मेदारी अमात्यास की हुआ करती थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोर्ट सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मैटर्स को हैंडल करते थे। सिविल कोर्ट्स को धर्मस्त्यास कहा जाता था और क्रिमिनल कोर्ट्स को कांतक शोधन कहा जाता था। चलिए अब देखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को। मौर्यन एम्पायर में हर एक प्रिंसिपल सेंटर पर एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस लॉकअप और जेल भी हुआ करती थी। पुलिस लॉकअप को चरक कहा जाता था और जेल को कहा जाता था बंधनगारा। तो ये थी डिटेल्स मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की। इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सटावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सटावा।